क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैश में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। यह मानव भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का 6 नंबर चैप्टर है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, जो अर्थव्यवस्था का तीसरा सेक्टर होता है और चौथा सेक्टर क्या होता है इसके बारे में बताया गया है और इसमें एक पांचवा सेक्टर भी बताया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक होता है ये ज्योग्राफी का, और यहाँ से बहुत चीज़ें हमें स्पष्ट तरीके से समझ में आती हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी का 6 नंबर चैप्टर है, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, जो अर्थव्यवस्था का जो तीसरा सेक्टर होता है और जो उसका चौथा सेक्टर होता है, और एक होता है पांचवा सेक्टर भी। तो सारे सेक्टर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। तो चतुर्थ और जो तीसरा सेक्टर है, ये अर्थव्यवस्था में क्या योगदान देता है और इसके बारे में हमें अच्छे से देखना है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, जब आप बीमार पड़ते हैं, आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा आप पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको अस्पताल ले जाते हैं। विद्यालय में आपको अध्यापक पढ़ाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर जो है हम अध्यापक के पास जाते हैं तो ये सेवा हमको देते हैं। तो सेवा के बदले इनको जो पैसा मिलता है, तो जो सेवा देते हैं इसको हम कहते हैं तीसरा सेक्टर। तो अर्थव्यवस्था में जो चीज़ सेवा किसी को दे, उस सर्विस प्रोवाइड कराए, वो हम तीसरे सेक्टर में शामिल करते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में कानूनी राय वकील से ली जाती है, तो वकील भी सेवा देता है। इसी प्रकार अनेक व्यवसायी होते हैं जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो व्यवसायी भी सेवा हमको देते हैं। अतः सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यावसायिक कुशलता की आवश्यकता है। इन सेवाओं को अन्य सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो हम प्रशिक्षण के द्वारा जो है, ज्ञान के द्वारा हम उसको और ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं, जिससे सेवा और अच्छी दी जा सके। और अभ्यास उन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? सेवा सेक्टर से। अब आजकल अर्थव्यवस्था में ये सेक्टर का योगदान धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और सबसे बड़ा योगदान सेवा सेक्टर का ही आज हमारी अर्थव्यवस्था में है, और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी सेवा सेक्टर बहुत ज़्यादा है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों का एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता था। तो पहले बहुत बड़ा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर में कृषि में लगा हुआ था, खनन में लगा हुआ था। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं। तो जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वहाँ सबसे अधिक रोजगार कहाँ मिलता है? तृतीय क्रियाकलाप में। और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीय सेक्टर में लोग कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पे तीसरा सेक्टर का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। भारत में भी यही है। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है। तो यहाँ सेवाएं ज़्यादा होती है, किसमें? तृतीय क्षेत्र में इनकी उपलब्धता ज़्यादा होती है, जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। तो विनिमय के अंतर्गत हम जो है किसको? व्यापार को, परिवहन को और संचार को शामिल करते हैं, जिसका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। इसीलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। तो इसमें हम सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, वह भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती है। कौन? सेवाएं। एक नल साज जो प्लम्बर होते हैं, बिजली मिस्त्री, टेक्नीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, कोषपाल, अध्यापक, डॉक्टर, वकील और प्रशासक इत्यादि का काम इसका सामान्य उदाहरण है। तो ये सब सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ये सब सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है। तो ये सब याद रखना, जितना जो चीज़ें हैं ये सब सेवा सेक्टर के
उदाहरण माने जाते हैं। लिखा है आगे, तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार। जो तृतीयक क्रियाकलाप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, पहले इनके बारे में हम अच्छे से आपको एक जो है टेबल के माध्यम से समझा देते हैं और फिर इसके बारे में हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका है सेवा सेक्टर। सेवा सेक्टर को कई भागों में बांटा गया है, आप जैसे देख सकते हैं। जैसे आपका है तृतीयक क्रियाकलाप, ठीक है, सेवा सेक्टर में। इसके अलावा चतुर्थ क्रियाकलाप और एक है आपका पंचम क्रियाकलाप हो गया। तो आजकल अर्थव्यवस्था को 5 अलग अलग सेक्टर में बांटा जाता है। पहले हम इकोनॉमिक्स में जब पढ़ते थे तो 3 सेक्टर पढ़ते थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन आज का जो नया मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें हम चतुर्थ और पंचम को भी शामिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे भी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो और चाहे अप्रत्यक्ष हो। तो जो तीसरा सेक्टर है उसमें हमें क्या क्या शामिल करना पड़ता है, तो उसमें आपका व्यापार और वाणिज्य है, परिवहन है, संचार है और सेवाएं हैं। ये आपका सेवा सेक्टर तृतीय सेक्टर में शामिल होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे व्यापारिक सेक्टर में क्या क्या शामिल होता है, तो यहाँ देख सकते हैं कि व्यापारिक और वाणिज्य में थोक व्यापार होता है, फुटकर व्यापार होता है, नगरीय आपूर्ति और ग्रामीण मंडियाँ इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। जबकि जो है फुटकर जो व्यापार होता है उसमें जो है नगरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार हाट होता है, भंडार, फेरी वाला, लोक वितरण स्कीम वाला। और जो नगरीय क्षेत्र होता है ये भी सेवा देते हैं, जैसे आपका देख सकते हैं ये श्रृंखला भंडार जो है, डाक ऑर्डर, सुलभ बाजार केंद्र, लोक वितरण योजना, दूरभाष और इंटरनेट, ये सब को जो है हम किसमें शामिल करते हैं, सेवा सेक्टर में। परिवहन भी सेवा सेक्टर में आता है। तो परिवहन में हम रेल परिवहन को, सड़क परिवहन को, जल परिवहन को और वायु परिवहन को, ये सब सेवा प्रदान करते हैं और ये अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं। आप ये भी देख सकते हैं, जो आपका वायु परिवहन है और जो जल परिवहन है उसको हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे आपका जल परिवहन है वो आंतरिक और जो है महासागरीय होता है, जिसमें हम यात्री सेवाएं और माल की ढुलाई करते हैं, वो वायु द्वारा भी होता है। ये भी अर्थव्यवस्था का एक भाग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संचार व्यवस्था में परिवहन के साधन, दूर संचार और दृश्य श्रव्य होता है। दूर संचार में हम लाइन और मोबाइल को हम शामिल करते हैं। और जो है इसमें अगर हम दृश्य श्रव्य को देखें तो आपका फिल्में, रेडियो, टीवी, ठीक है, मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब सेवाएं आपको देते हैं। ये सब सेवा सेक्टर में शामिल होते हैं। इसके बाद अन्य सेवाएं जैसे आपका मौद्रिक बैंकिंग हो गया, आप बैंक में जाते हैं तो आपको सेवा मिलती है। बीमा हो गया, जो है अचल संपदा हो गई, व्यक्तिगत और व्यावसायिक और गैर सरकारी जो संगठन होते हैं ये सब सेवाएं हमें देते हैं, ठीक है। तो सब हम तृतीय सेक्टर में शामिल करते हैं। इसके अलावा चतुर्थ क्रियाकलाप में हम सूचना आधारित और अनुसंधान और विकास को जो हम शामिल करते हैं। और पांचवें सेक्टर में हम जो है विशेषज्ञ को, निर्णयकर्ता को, परामर्शदाता को और नीति निर्धारक को शामिल करते हैं, जो नीतियों को बनाते हैं, इकोनॉमी की बनाए या किसी भी सेक्टर की बनाते हैं। तो यह 5 सेक्टर अर्थव्यवस्था का माना जाता है। आगे लिखा यहाँ पे, अब तक आप जान गए हैं कि आप जो है व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं, बस अथवा रेल द्वारा यात्रा करते हैं, पत्र भेजते हैं, दूरभाष पर बातें करते हैं, टेलीफोन पर बातें करते हैं। युवा अध्ययन के लिए अध्यापकों की ऋण होने पर जो डॉक्टर की सेवाएं प्राप्त करते हैं, जब रोगी हो जाते हैं तो डॉक्टर की सेवाएं प्राप्त करते हैं, तो ये सब सेवा सेक्टर में शामिल होता है। इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं और कुछ तृतीय क्रियाकलाप है जिनकी इन सेक्टर में चर्चा की गई है, ठीक है, जिसके बारे में आगे जो है डिटेल में देखेंगे। आगे है आपका व्यापार और वाणिज्य। तो व्यापार वस्तुतः जो है अन्यत्र उत्पादित उत्पादों का क्रय और विक्रय है। फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ठीक है। तो व्यापार और व्यवसाय ये भी सेवा देता है। यह सारा काम कस्बों और नगरों में होता है, इन्हें हम व्यापारिक केंद्र इन्हें कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान से ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है। ऐसे ही जो है व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जो सेवाएं प्रदान करते हैं। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभाजित किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें जहाँ सेवाएं मिलती हैं, निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। याद रखना, जो ग्रामीण बाजार होते हैं वो निकट के बस्तियों का जो है एक तरह से सर्विस देते हैं, ठीक है। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं, ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और जो है व्यावसायिक सेवाएं
सुविकसित नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पिछड़ापन होता है, क्योंकि यहाँ पर उतनी अच्छी अवसंरचनाओं का विकास नहीं हो पाता है। यह स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियाँ, थोक बाजार और फुटकर व्यापार केंद्र क्षेत्र भी होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की अधिकांश मांग वाली वस्तुओं सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। तो गांव की जो मंडियां होती है वो गांव सेवाओं को कहाँ देते हैं, शहरों को देते हैं। ठीक है, यहाँ से लोग शहरों के लिए थोक चीजें ले जाते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सब्जी मंडी होती है तो वो शहरों के लिए सब्जी की आपूर्ति करती है। आगे लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में आवंधिक बाजार क्या होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते, विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। मतलब देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे रविवार को, सोमवार को अलग अलग दिन पे जो है बाजार लगते हैं। यह साप्ताहिक भी हो सकते हैं, पाक्षिक मतलब 15 दिन पर बाजार हो सकते हैं, जहां जो है परिग्रामी क्षेत्रों से लोग आकर के समय समय पर अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करते हैं। तो जो ग्रामीण के क्षेत्र के लोग होते हैं इन्हीं बाजारों में आते हैं और उनकी सारी जरूरत की चीज़ें वहां मिल जाती हैं। ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। तो जो दुकानदार होते हैं वो अलग अलग दिनों पर बाजार जो लगती है वहाँ डेली वो बाजार लग जाते हैं और वहाँ लगाते हैं और उनको सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को देते रहते हैं। नगरीय, अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नगरों की। तो नगरीय बाजार केंद्रों में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है। इनमें जो है न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार। तो वहाँ पे श्रमिकों की उपलब्धता भी ज़्यादा होती है। आवासन, अर्धनिर्मित और निर्मित उत्पादों का बाजार, इनमें शैक्षिक संस्थाओं और व्यावसायिकों की सेवाएं जैसे कि अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। तो नगरीय बाजारों में ये भी जो है अपनी सेवाएं अलग तरीके से देते रहते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जैसे अमेरिका में डिब्बा बंद आहार बाजार है, जिसे हम मार्केट कहते हैं। ई मार्केट भी आजकल देखा होगा, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ऐसे मॉल में ऐसे बहुत सारे बाजार आपको देखने को मिलते हैं। आगे लिखा है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार क्या होता है, जिसे आप देखेंगे जो फुटकर में ठेले वाले होते हैं इन्हें हम खुदरा व्यापार भी कहते हैं इकोनॉमिक्स के माध्यम से। ठीक है, तो लिखा है ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं। तो जो दुकानदार होते हैं, जो ठेला वाले होते हैं, ये सब फुटकर काम करते हैं। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी वाले, रेवड़ी वाले, ट्रक द्वार से द्वार घूमने वाले जो घूमते हैं, घूम घूम के बेचते हैं, डाक आदेश, दूरभाष, टेलीफोन, स्वचालित बिक्री मशीनें और इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोक व्यापार लिखा है थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और जो है पूर्ति घरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार भी निर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं, फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं। थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेताओं की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। तो जो थोक विक्रेता, याद रखना, जो थोक विक्रेता होते हैं और जो फुटकर विक्रेता होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंध होते हैं, और वहाँ से सामान ला करके और सेवाएं देते रहते हैं। फिर है आपका परिवहन। परिवहन से पहले हम यहाँ कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई हैं, उसको देख लेते हैं। लिखा है भंडारों पर और सामग्री। तो लिखा है फुटकर व्यापार में बृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता सहकारी समुदाय थे। विभागीय भंडार क्या होता है, वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं। ठीक है, श्रृंखला भंडार क्या होता है, अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देशन पर सीधे वस्तुओं का जो है विनिर्माण करा लेते हैं। वह अनेक कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। तो जो हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों को भंडार किया जाता है उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, वही बताया गया है।
अब हम बात करेंगे परिवहन की। तो परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिससे व्यक्तियों और विनिर्मित माल और संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु जो है निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। तो आज जो है परिवहन व्यवस्था अगर अच्छी ना रहे तो अर्थव्यवस्था तेजी से नहीं आगे बढ़ सकती है। इसीलिए परिवहन सेक्टर को बहुत मजबूत होना जरूरी होता है, क्योंकि वही जो है सेवाओं को पहुंचाते हैं। इस जटिल व्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थों की मूल्य अत्यधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कभी कभी परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी, एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत, दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जा सकता है। परिवहन के साधन के रूप में चयन में समय और अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक होते हैं। याद रखना, जब हम कोई वस्तु को एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाते हैं तो उसमें परिवहन व्यय को भी क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। इसीलिए वस्तुएं क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाले समकाल रेखाएं खींची जाती हैं। याद रखना, जो है हम किसी चीज़ को जब पहुंचाते हैं कहीं पर तो एक तंत्र बना करके ही सारा काम करते हैं। लिखा है आगे, जाल तंत्र और पहुंच। जैसे कि परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर के बनते हैं दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, जहां रोड आपस में मिलते हैं। एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। ध्यान रखना, जैसे हम रोड जब क्रॉस होता है तो यहाँ आसपास क्या हो जाते हैं, बहुत सारे घर बन जाते हैं और बाजार लग जाता है। प्रत्येक सड़क को दो नोडों को जोड़ती है, उसे योजक कहते हैं। ठीक है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि स्थान सुबद्धता। तो याद रखना, रोडों को अलग अलग जो है जाल के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है। अब लिखा है, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ परिवहन व्यवस्था को ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ता है। जैसे दिल्ली में, तो दिल्ली में ट्रेन भी है, बस भी सेवा भी है, ऑटो भी है और मेट्रो सेवा भी है। तो जनसंख्या ही जो है परिवहन की सुविधाओं की डिमांड जितना करेगी उतना उसका आकार बढ़ता जाएगा। जनसंख्या के आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। मैंने अभी बताया, जैसे दिल्ली हो गया। नगरों, कस्बों और गाँव, औद्योगिक केंद्रों और कच्चे माल, उनके मध्य व्यापार के प्रारूप, उनके मध्य भूदृश्य की प्रकृति, जलवायु के प्रकार और मार्ग की लंबाई पर आने वाले व्यवधानों को दूर करने के लिए उपलब्ध निधियों, मुद्रा पर मार्ग निर्भर करते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम संचार की। तो लिखा है, संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित होता है। तो शब्दों का, संदेशों का, तथ्यों का और विचारों का जो एक स्थान दूसरे स्थान संचार के माध्यम से आवागमन होता है, इसी को कहते हैं प्रेषण कहते हैं। लेखक के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया है और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। यह वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल और वायु द्वारा प्रवाहित होते हैं। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, संचार पथ कहते हैं। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार का फैलाव सरल होता है। जहाँ परिवहन अच्छा होता है वहाँ संचार व्यवस्था भी अच्छी हो जाती है। मोबाइल, दूरसंचार और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारण डाकघरों द्वारा हो रहा है। कुछ संचार सेवाओं की चर्चा नीचे की गई है, जैसे आपका दूर संचार, जिसे हम टेलीफोन कहते हैं। आज बिना इसके जो है कोई भी सेवाएं नहीं संभव है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो डाक व्यवस्था हो, बैंकिंग व्यवस्था हो, बीमा हो, तो बिना संचार, दूरसंचार के नहीं हो सकता है। तो लिखा है, दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा होता है। तो ये विद्युत से भी जुड़ा होता है। संदेशों के भेजने जाने की गति के कारण इसके संचार में क्रांति ला दी है। समय सप्ताहों से निपटने में घट गया है और मोबाइल दूरभाष जैसे नूतन उन्नति ने
किसी भी समय कहीं भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। तो आप कभी भी कहीं भी आप किसी से बात कर सकते हैं। तो संचार जो है आज क्या है, चीज़ों को और सरल बना दिया है। तार प्रेषण, मोर्स कोड और जो है टेलेक्स अब तक लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। अब इनका उपयोग नहीं होता है। अब जो है उसके स्थान पर अब नए नई चीज़ें आ गई हैं। आगे लिखा है रेडियो और दूरदर्शन भी समाचार पत्रों, चित्रों और दूरभाष व कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करने और इसलिए उन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है, क्योंकि इनसे जनसंख्या का संबंध ज़्यादा होता है। वह विज्ञापन और मनोरंजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो विज्ञापन और मनोरंजन कहाँ दिए जाते हैं? रेडियो पर और टेलीफोन या क्या कहते हैं, टेलीविज़न पर। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। तो आज इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक गांव बना दिया है। क्या बना दिया है? एक गांव। आज हम बैठ करके किसी भी क्षेत्र के घटना को हम आसानी से जान लेते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अगला है सेवाएं। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को, और कुछ उद्योगों और लोगों दोनों को। उदाहरण परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र जो है उद्योगों को भी चलाता है और सेवाओं को देता है। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे जो है पंसारी की दुकानें, धोबी घाट। उच्च स्तरीय सेवाओं अथवा लेखाकार, परामर्शदाता और काय चिकित्सक जैसी अधिक विशिष्ट की सेवाओं की अपेक्षा अधिक समान और विस्तृत हैं। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। माली, धोबी, नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार और अन्य मानसिक श्रम करते हैं। तो याद रखना, श्रम सब करता है। कोई जो है शारीरिक श्रम करता है तो कोई मानसिक श्रम करता है। ठीक है। आगे लिखा है अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं। महामार्गों और सेतु मतलब बांध का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशमन जहां आग लगने पर जो है फायर ब्रिगेड कहते हैं, विभागों का अनुरक्षण और शिक्षा की आपूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और जो है ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है। इनका जो है पर्यवेक्षण अथवा निष्पादन प्रायः सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे लिखा है राज्य और संघ विधान ने मतलब कानून ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए काफ़ी काम किया। तो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ने परिवहन के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर लिखा है निगमों की स्थापना की है। स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी, विधि और प्रबंधन व्यावसायिक सेवाएं हैं। मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। प्रमोद मतलब होता है जो सेवाएं, जो मनोरंजन की सेवाएं जैसे फिल्में हो गया। ठीक है। मल्टीप्लेक्स और रेस्तराओं की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के अंदर अथवा निकट हो सकती हैं, जबकि गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान बनाया जाता है जहां भूमि की लागत जो है CBD की अपेक्षा कम होती है। मतलब जहां पर केंद्रीय जो व्यापार होता है उससे जो अलग होता है वहां पर जो है इन सेवाओं को दिया जाता है। ठीक है। तो गोल्फ कोर्स भी जो है एक सेवा प्रदान करता है। आगे लिखा है दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के लोग जो है जाते हैं और वहाँ काम करते हैं। वह मोची होते हैं, गृहपाल होते हैं, जो क्या कहते हैं घर की रखवाली करते हैं, जो है खान सामा जो आपका जो कुक होते हैं, माली जैसे घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इन्हें कम भुगतान किया जाता है। कर्मियों का यह वर्ग असंगठित है। ऐसा एक उदाहरण मुंबई की डब्बा बंद सेवा है, जो पूरे नगर में लगभग जो है 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। तो यह डिब्बा बंद खाना जो है वहाँ जो है महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो ये जो फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं वहाँ तक ये डब्बा बंद खाना आसानी से पहुँचाया जाता है और लोग अपने अपने घर का खाना जो है इनको दे देते हैं और ये सीधे वहाँ तक पहुँचा देते हैं। आगे लिखा है तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग कौन होते हैं। तो आज अधिकांश लोग सेवा कर्मी हैं। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा है, जबकि अल्प विकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा में लगे हुए हैं। तो जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ पर सेवाओं का जो परसेंटेज है वो कम है और विकसित देशों में सेवाओं का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक जो है कर्मी सेवाओं में संलग्न रहते हैं। यहाँ सेवा क्षेत्र का जो विस्तार है उसमें 75% लोग लगे हुए हैं। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है और लगातार ये इसमें रोजगार की प्रवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। और हमारे देश में लगभग जो है अभी 40% लोग सेवा सेक्टर में लगे हुए हैं। ठीक है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में यह अपरिवर्तनीय है और घट रहा है। तो प्राथमिक और द्वितीयक सेवाएं घट रही हैं जबकि तृतीयक सेवाएं बढ़ रही हैं। अब लिखा है कुछ चयनित उदाहरण है, जैसे पर्यटन। आज पर्यटन एक सेवा हो गया है और इसे हम उद्योग मानते हैं। तो पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की जो है बजाय प्रमोद मतलब मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए की जाती है। कुछ पंजीकृत रोजगार और कुछ जो है राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा 25 करोड़ तृतीयक क्रियाकलापों में बना हुआ है। तो आज देखना पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र हो गया है जहाँ पर जो है 25 करोड़ लोग पूरी दुनिया के जो है इससे प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकानों जैसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। तो जहाँ पर यह पर्यटन होता है, जैसे मान लो कोई मंदिर ही है या कोई मस्जिद है या कोई जो आपका गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे जब कोई जाता है तो वहाँ पे खाना भी खाता है, आवास भी है, रुकता भी है, भोजन खाना खाता है, परिवहन से जाता है, मनोरंजन के लिए जाता है, बहुत दुकानों से सामान खरीदता है। तो वहाँ जो स्थानीय लोग होते हैं उनको ये सब रोजगार वहाँ पर मिल जाता है। आगे लिखा है पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योगों को पोषित करता है। याद रखना जो पर्यटन होता है ये अवसंरचना उद्योगों को, फुटकर व्यापार को और शिल्प उद्योग को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। इसके साथ वो लोग जुड़े रहते हैं। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है, वहाँ ऋतुओं के अनुसार लोग जाते हैं। जैसे सुना होगा हिमालय के क्षेत्र में जब बर्फ़ गिरती है तब वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। तो जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तभी लोग पहाड़ों पर जाते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा ठंडी रहती है। तो उसे हम कहते हैं अनुकूल प्राकृतिक दशाएँ कहते हैं। तो लोग उसी आधार पर जाते हैं। किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यटन जो है पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो जैसे आप देख सकते हैं आपका जैसे कोई मंदिर का क्षेत्र हो गया, जैसे मथुरा हो गया, आगरा हो गया आपका, तो वर्ष भर जो है पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं। और कुछ मौसमी होते हैं। आगे लिखा है पर्यटक प्रदेश। तो विश्व में पर्यटक प्रदेश कौन कौन से हैं? भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर, तो जो भूमध्य सागर है उसके तट के चारों ओर पर्यटन का विकास बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि वहाँ की जलवायु बहुत ही अनुकूल है। चारों ओर उष्ण स्थान तथा उष्ण मतलब ठंडा स्थान, और भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्यों में से एक है। तो भारत का जो पश्चिमी तट है वो आपका यहाँ पर्यटन का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे गोवा, महाराष्ट्र। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मनोहारी भूदृश्य और यंत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित होते हैं। तो जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं वहाँ भी लोग घूमने जाते हैं। स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों का आकर्षण करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है पर्यटन आकर्षण। हम पर्यटकों को आकर्षित कैसे करते हैं? तो पहला होता है जलवायु। लिखा है ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पुलीन मतलब समुद्र के किनारे विश्राम के लिए उष्ण और धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का यह एक प्रमुख कारण है, क्योंकि वहाँ पे जलवायु ठंडी होती है। तो वहाँ पे लोग जो है क्या करते हैं, जाके धूप सेकने के लिए वहाँ पे जाते हैं, समुद्र किनारे जो है बीच पर। अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग सतत ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि और निम्न वर्षा की दशाएं होती हैं। तो वहाँ पे लोग जाते हैं। शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों का विशिष्ट जलवायु जरूरतें होती हैं, जैसे या तो वह अपनी गृह क्षेत्रों की तुलना में ऊंचे तापमान अथवा जो है स्कीइंग के लिए जो है अनुकूल हिमालय के क्षेत्र में जाते हैं। तो याद रखना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तापमान के अनुसार इधर उधर जाते हैं। अगला होता है भूदृश्य। कभी जो है पर्वतों किनारे, कभी झीलों के, कभी जो है समुद्र किनारे। तो लिखा है कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं, जिसका प्रायः अर्थ होता है कि पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य होते हैं। इतिहास और कला क्या है? किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। जैसे हम आगरा जाते हैं, ठीक है, या मथुरा जाते हैं, लोग जो है प्राचीन, या फिर जयपुर जाते हैं, लोग प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं और किलों, महलों और गिरजाघरों को देख करके आनंद उठाते हैं। जैसे कोई लाल किला जाता है, कोई ताजमहल जाता है।
संस्कृति और अर्थव्यवस्था, मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले को पर्यटन लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों को जरूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। जैसे आपका राजस्थान, घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में जो है मेडिकेयर और कुर्ग होते हैं। तो लोग अपने घरों में भी पर्यटन केंद्र बना लेते हैं और लोगों को जो है रुकने के लिए घर देते हैं। ठीक है, उन्हें हम हेरिटेज कहते हैं, हेरिटेज होम कहते हैं। आगे लिखा है भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। तो याद रखना, भारत में दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आते हैं और हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर्यटन का विकास होता है क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं दुनिया अन्य देशों की अपेक्षा क्या है, सस्ती हैं। 2005 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्यकर्मी की तुलना में यह संख्या बहुत कम है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे विकासशील देशों को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त जो है चिकित्सा परीक्षणों और आंकड़ों के निर्वहन और बाह्य स्रोतों के प्रति भी लोग क्या करते हैं, झुकाव रखते हैं। वहाँ पाया जाता है भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वचन और प्रसव परीक्षणों तक ही विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो है आजकल जो चिकित्सा सुविधाओं में क्या होता है कि लेजर के द्वारा जो है तकनीक के द्वारा ऑपरेशन होता है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। बाह्य स्रोतों में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। लोग जो है दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करते हैं और वो जो है ठीक भी हो जाते हैं। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? जब किसी चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि के से संबंध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था का चतुर्थ क्रियाकलाप बहुत ही चर्चा में है। कोपेनहेगन और न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और चिकित्सकीय प्रतिलेखक के बीच क्या समानताएं हैं? सभी लोग सेवा सेक्टर के उस प्रभाग में कार्य करते हैं जो ज्ञानोन्मुखी है। तो याद रखना, यहाँ के लोग जो है वो ऐसी सेवाएं देते हैं जहाँ पर ज्ञान की आवश्यकता होती है, एडवाइस की आवश्यकता होती है। इस सेक्टर को चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में विभक्त किया जा सकता है। चतुर्थ क्रियाकलापों में कुछ निम्नलिखित हैं सूचना, जैसे निम्नलिखित चीज़ें क्या क्या शामिल होती है, जैसे सूचना का संग्रहण करना, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन भी इसमें शामिल होता है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होता है। तो जहाँ पर अनुसंधान और विकास करते हैं उसको हम चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल कर लेते हैं। और विशिष्टीकृत ज्ञान प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय जो है सामर्थ्य से संबंध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में हम इसे देखे जाते हैं। ठीक है, चतुर्थ सेक्टर में क्या क्या होता है? तो लिखा है आर्थिक वृद्धि के आधार के रूप में तृतीयक सेक्टर के साथ चतुर्थ सेक्टर के सभी प्राथमिक और द्वितीयक से रोजगार को प्रतिस्थापित कर किया जाता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से अधिक कर्मी ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। तो जहाँ पर अनुसंधान होता है, एडवाइज करते हैं और शोध करते हैं तथा पारंपरिक कोष म्यूचुअल फंड प्रबंधकों से लेकर के आजकल म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना भी होगा, ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए लोग एडवाइज करते हैं पैसा आप कहाँ पे लगाएं। प्रबंधकों मतलब मैनेजमेंट से लेकर के कर परामर्शदाताओं सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग में अति उच्च वृद्धि हुई है। कार्यालय भवनों, प्रारंभिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कक्षाओं, अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फार्मों में काम करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंध होते हैं। ये सब लोग सेवाओं को प्रदान करते हैं, शोध करते हैं चीज़ों पर। कुछ तृतीय क्रियाकलापों मतलब क्रियाओं की भांति चतुर्थ क्रियाकलापों को भी बाह्य स्रोतन के माध्यम से जो है किया जा सकता है। ये सेवाएं संसाधनों से बंधी हुई, पर्यावरण से प्रभावित और अनिवार्य रूप से बाजार द्वारा स्थानीयकृत नहीं होती हैं। ठीक है, ये कहीं भी लगाई जा सकती हैं। पंचम क्रियाकलाप क्या है? उच्चतम स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। तो याद रखना, जो नीतियों का निर्माण करते हैं, जैसे योजना आयोग हमारे यहाँ पहले था,
अब जैसे नीति आयोग हो गया, तो वो क्या करता है, चीज़ों का निर्णय लेता है और जो है नीतियों को बनाता है। इनमें ज्ञान आधारित उद्योगों समांतर चतुर्थ सेक्टर से जुड़े होते हैं, उनमें सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है, तो लिखा है पंचम क्रियाकलाप वह सेवाएं हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना करते हैं, उनके पुनर्गठन और व्याख्या करते हैं, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग और नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीय सेक्टर का एक और उप विभाग होते हैं, जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिकों, वित्त और विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो पंचम सेक्टर होता है, इसमें हम व्यावसायिक कार्यक्रमों को, वैज्ञानिकों को, सरकारी अधिकारियों को, जो नीति निर्माण करने वाले होते हैं, उनको हम शामिल करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की रचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। ठीक है, आगे लिखा है बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, फिलिस्तीन, कोस्टारिका कहाँ पर है, ये दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं, इससे इन देशों में नए काम उत्पन्न हुए हैं। बाह्य स्रोतन उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। ये उत्प्रवास करने वाले देश भी हैं। बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों ने प्रवास कम हो सकता है। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों को प्रतिरोध झेल रहे होते हैं। तो याद रखना, जैसे अमेरिका में बहुत सारे भारतीय जाते हैं, तो उनको उनका विरोध होता है, क्योंकि वो वहाँ के काम को ले लेते हैं। बाह्य स्रोतन के बने रहने का मुख्य कारण तुलनात्मक लाभ होता है और पंचम सेवाओं की नवीन प्रवृत्तियों में ज्ञान प्रक्रमण, बाह्य स्रोतन और होम्स सोरिंग है, जो बाह्य स्रोतन का विकल्प होता है। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन उद्योग व्यवसाय प्रक्रमण का एक अभिन्न माना जाता है, क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। तो ज़्यादा जो व्यापारिक उद्योग के लोग होते हैं, वो जो एडवाइज करते हैं चीज़ों का, वो बहुत ज़्यादा ज्ञान से वो क्या होता है, वो अपने आप को सेवाओं में ढालते का काम करते हैं। कंपनियों को अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न कराने में सक्षम बनाता है। ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतन के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास क्रियाएं, ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग सेक्टर आते हैं। और ये सब लोग क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। आगे लिखा है बाह्य स्रोतन क्या होता है। तो बाह्य स्रोतन अथवा ठेका देना, दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना होता है। जो हम ठेकेदार को काम देते हैं, तो दक्षता के आधार पर काम करता है। जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर हस्तांतरित कर दिया जाता है, मतलब विदेशों को, तो इसको अपतरण ऑफ सोरिंग कहा जाता है। यद्यपि दोनों अपतरण और बाह्य स्रोतन का प्रयोग इकट्ठा किया जाता है, जिन व्यावसायिक क्रियाकलापों को बाह्य स्रोतन किया जाता है, तो जो बाहर की स्रोत से काम करते हैं। ठीक है, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर सेवाएं और कई बार विनिर्माण और अभियांत्रिकी भी शामिल की जाती हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था IAS में। ठीक है, आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है। ठीक है, जो आंकड़ों का हम संग्रहण करते हैं, जिसे आसानी से एशियाई, पूर्वी यूरोपीय और अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जा सकता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक पर अंग्रेजी भाषा में अच्छी गुणवत्ता वाले सूचना प्रौद्योगिकी में कुशल कर्मचारी मिल जाते हैं। यहाँ पे लोग अंग्रेजी बोलते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं चीज़ों का। ठीक है, हो जाता है हैदराबाद अथवा मनीला कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी में स्थापित एक कंपनी भौगोलिक सूचना तंत्र की तकनीक पर आधारित परियोजना पर एक संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा जापान जैसे देशों के लिए काम करती है। श्रम संबंधी कार्यों को समुद्र पार क्रियान्वयन करने से, चाहे वह भारत, चीन और यहाँ तक कि अफ्रीका का कम सघन जनसंख्या वाला देश बोत्सवाना हो, ऊपरी लागत बहुत कम होती है, जिससे वह सेवा लाभदायक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर गरीब देश होते हैं और वहाँ पर सेवाएं क्या मिल जाती है, सस्ती मिल जाती हैं। ठीक है, कोई भी काम बैठ के करा सकते हैं। आगे लिखा है अंकीय विभाजक क्या होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर असमान रूप से वितरित है। देशों में विस्तृत आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भिन्नताएं
पाई जाती हैं। निर्णायक कारक यह है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। विकसित देश सामान्य रूप से इन दिशाओं में आगे बढ़ गए हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं और इसी को अंकीय विभाजक कहा जाता है। तो बहुत सारे जो है विभागीय जो विकासशील देश इसमें पिछड़ गए हैं और विकसित देश जो है तृतीय सेवा अर्थात सेवा सेक्टर में बहुत आगे निकल गए हैं। इसी प्रकार देशों के भीतर अंकीय विभाजक विद्यमान है। उदाहरण भारत अथवा रूस जैसे विशाल देश में यह अस्वाभाविक है कि महानगरीय केंद्रों जैसे निश्चित क्षेत्रों में जो है परिधित ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अंकीय विश्व के साथ बेहतर संबंध और पहुंच पाई जाती है। तो याद रखना, जैसे हम भारत और रूस की तुलना करें तो रूस में सेवाएं ज़्यादा अच्छी हैं, भारत में भी कम है, उसी को बताया जा रहा है, खासकर नगरों क्षेत्रों में। यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? ठीक है, जैसे खेती करना, व्यापार करना, बुनाई करना या खाखेड़ करना, तो व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो इस्पात बनाना, वस्त्र बनाना, टोकरी बनाना है, लेकिन मछली पकड़ना प्राथमिक सेक्टर का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो याद रखना कौन सा, तो सेवा सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला लिखा है, वह काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं पंचम क्रियाकलाप। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर में संबंधित होता है? तो इसमें हम किसको रखते हैं? विश्वविद्यालय अध्यापन को। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने इसको बता दिया है। इसमें एक और क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा असत्य है? कौन सा मतलब सत्य नहीं है? बाह्य स्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को कम करता है, बिल्कुल सही। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों को भी बाह्य स्रोतन भी शामिल किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, जो है ये भी सही है। कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश में आने वाले असंतोष पाया जाता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, असंतोष नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने इसको बता दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।